हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है विज्ञान यानी साइंस। तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस में फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है मात्रक एवं विमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन। एक बात और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। उस लिंक से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स पे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर पे यूनिट एंड डायमेंशन पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है विज्ञान यानी विज्ञान यानी साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंसिया से हुई है। किससे हुई है? सेंसिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना। यानी साइंस का मतलब क्या होता है? जानना। यहाँ पे साइंस का परिभाषा लिखा हुआ है कि सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के फलस्वरूप जो जानकारियां हमें प्राप्त होती है उसे ही विज्ञान कहते हैं। फिर से, सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों के फलस्वरूप जो जानकारियां हमें प्राप्त होती है उसे ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आगे अब कहता है कि अध्ययन के सुविधा के अनुसार विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो फिजिकल साइंस है और दूसरा जो है वो बायोलॉजिकल साइंस है, यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग समझेंगे, फिजिकल साइंस के बारे में। कहता है इसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक विज्ञान, भौतिकी नहीं, भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस के अंतर्गत निर्जीव पदार्थ तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिकी विज्ञान और दूसरा रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यानी अगर हम कहें विज्ञान यानी साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। देखिएगा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। सही है। अब देखिएगा, जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। यानी भौतिकी विज्ञान या भौतिकी और रसायन। आप समझ पा रहे होंगे कि विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, यानी साइंस को दो भागों में बांटा गया, भौतिकी और जीव विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब उसी प्रकार जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी। हम आगे समझाएंगे, ये एक डायग्राम बना के हम आपको समझा दिए। यहाँ पे आपको चीज़ आसान से समझ में आएगा। अब थोड़ा सा आइएगा इधर। देखिएगा, तो भौतिक विज्ञान के बारे में तो आप समझ गए कि भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसी प्रकार जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है। अब देखिएगा, जीव विज्ञान के अंतर्गत यानी इसके अंतर्गत सजीव के शरीर के संरचना एवं उनके अंगों का अध्ययन किया जाता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसका मतलब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ ये फिजिक्स पढ़ेंगे, और ये रसायन और ये जीव विज्ञान जो है, ये दोनों पार्ट, ये सब हम लोग अलग अलग बांट के पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। आइए, यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट हुआ। देखिएगा, फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब फिजिक्स का परिभाषा समझिए। कहता है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसी को समझा रहे हैं कि फिजिक्स शब्द ग्रीक को यूनानी कहते हैं। यूनानी भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है। यानी फिजिक्स जो है यूनानी भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति यानी नेचर। यानी फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है? नेचर। यहाँ पे इसको हटा लीजिएगा, फ्यूसिस ही ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा गया अलग। देखिएगा, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत यानी फिजिक्स के अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का परिभाषा यहाँ से है।
भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर से समझिएगा, भौतिक राशि हम उसे कहेंगे जिसको हम माप सकें और माप के संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकें। जैसे लंबाई, आप लंबाई को मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, यानी लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर में मापते हैं। तो आप ऐसा थोड़ी कह देते हैं कि कितना, मान लीजिए कोई चीज़ हम मापे, या मान लीजिए कि एक बड़ा सा बांस यानी बम्बू जिसको कहते हैं, उसको अगर हम मापते हैं, तो मान लीजिए कि ये 60 मीटर का बांस हुआ, तो क्या सिर्फ हम मीटर कहेंगे? नहीं, यहाँ पे 60 लिखेंगे, या सिर्फ 60 भी नहीं कहेंगे, यानी 60 मीटर कहेंगे। तो आप संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं? तो जिसको संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं उसी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। लंबाई, द्रव्यमान, बल, दूरी आदि। ठीक है, आगे चलिए। देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? तो मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियों के अंतर्गत सिर्फ 7 ही राशि आता है और व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत अनगिनत आता है। अनगिनत यानी बहुत सारा। ठीक है, तो यहाँ से हम समझते हैं, लिखा हुआ है नोट में, कहता है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला मूल भौतिक राशियाँ, या पहला क्या है? मूल भौतिक राशियाँ या आधारी राशियाँ, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशि से स्वतंत्र हो, उसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि कहते हैं। और इनकी संख्या कितना है? 7 है। जो अभी हम बताएं, मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है? 7 है। अब व्युत्पन्न भौतिक राशि देखिए, व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जिसे मूल भौतिक राशि की सहायता से उत्पन्न किया जाता है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। यानी मूल भौतिक राशि जो ये 7 मूल भौतिक राशि है, इसी से बनाया जाता है इसको, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि को। ठीक है, जैसे चाल, वेग, बल आदि। अब समझिएगा, ये जो 7 मूल भौतिक राशि है, ये सिर्फ अकेला ही होगा। सब आगे हम बताएंगे आपको, ये अकेला होगा, लेकिन ये अकेला नहीं होगा। जैसे अगर हम चाल निकालते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये चाल क्या है? भौतिक राशि, सॉरी, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, क्योंकि यहाँ दूरी है और यहाँ समय। ठीक है, आगे चलिए। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे मापन। उसके बाद मात्रक हम लोग पढ़ लेंगे, पहले मापन पढ़ेंगे। मापन करेंगे किसका? तो मापन हमेशा भौतिक राशि का किया जाता है। जैसे देखिएगा, मापन भौतिक राशियों का किया जाता है, जैसे लंबाई, बल, दूरी आदि। ठीक है, आप लंबाई को माप सकते हैं, बल को न्यूटन में माप सकते हैं, दूरी को मीटर में माप सकते हैं। ठीक है, भौतिक राशि के मापन के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं। जैसे देखिएगा, पहला मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। जैसे अगर आप लंबाई माप रहे हैं, तो मान लीजिए कि 5 मीटर कोई चीज़ लंबा है, तो या फिर आप ऐसे समझिए, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, आप गए बाजार। कहाँ गए? बाजार में गए और कहें कि भाई, दुकानदार को, किराना दुकान में गए और कहें कि हमको चीनी दो, तो वो पूछेगा कितना चीनी? तो आप कह दीजिए केजी चीनी। बोलो देगा? मार के जूता से भगाएगा। दूसरा दिन आप गए, उस दिन तो भगा दिया आपको, दूसरा दिन गए, कह के भाई चीनी दो, तो कितना चीनी? तो फिर कहिएगा आप 5 चीनी, तो कहेगा ये 5 चीनी पगला गया, इसको रांची भेजो। ठीक है, उस दिन भी आपको जूता से मार के भगाएगा। लेकिन अगर आप जाके कहिएगा कि हमको चीनी चाहिए 5 केजी, बताइए वो फिर देगा कि नहीं? तो आप यहाँ पे समझिए, मापन करने के लिए, यानी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक, इसी को मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग मात्रक समझेंगे। देखिए यहाँ पे मात्रक, संख्यात्मक मान तो आप समझ ही गए कि संख्या के रूप में लिखा जाता है, उसको संख्यात्मक मान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मात्रक है। अब मात्रक हम लोग समझेंगे। भौतिक राशि के मापन के लिए जिन मानकों का प्रयोग होता है, उसे मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन। ये सब क्या है? यही सब को मात्रक कहते हैं। तो देखिए, मात्रक के प्रकार
मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, मूल भौतिक राशि के मात्रक, मूल 7 भौतिक राशि है जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप समझिए ये दूरी क्या है, दूरी या लंबाई, ये क्या है, ये कैसा राशि है, मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि है? तो कहिए ये मूल राशि है। कैसा राशि है? मूल राशि है, क्योंकि लंबाई को मीटर में मापेंगे। देखिए ये सिर्फ मीटर आया, एक यूनिट आया, सिंगल यूनिट आया। लेकिन अगर हम चाल को, किसको? चाल को, अगर हम चाल को मापेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ध्यान दीजिएगा, दूरी बटा समय होता है। अब दूरी को मीटर में मापेंगे, समय को सेकंड में मापेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड। कहेंगे कि नहीं? चाल को मीटर पर सेकंड में मापेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो मूल राशि है उसका मात्रक सिंगल होगा, लेकिन जो व्युत्पन्न राशि है वो उसका मात्रक सिंगल कभी हो ही नहीं सकता है। चाहे तो वो डबल होगा, ट्रिपल रूप में होगा, फोर्थ रूप में होगा, कितनों भी रूप में हो सकता है, लेकिन मूल राशि जो है उसका मात्रक हमेशा सिंगल होगा। आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या होता था कि मात्रक तो बहुत था, जैसे अनेकों देश में अनेकों प्रकार के मात्रक पत्तियां प्रचलित थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा। जैसे क्यों दिक्कत हुआ आप समझिएगा। उस दिक्कत को समझने के लिए यहाँ पे मात्रकों की कुछ पत्तियां हम लिखे हैं, उसको आप समझिएगा। 3 पद्धतियां जो थी वो बहुत प्रचलित थी। पहला सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम और तीसरा एमकेएस सिस्टम। यानी जो व्यक्ति सीजीएस से तौलता था या सीजीएस सिस्टम से मापता था, उसको एमकेएस में लाके बेचता था, एमकेएस पद्धति के माध्यम से बेचता था, उसे बहुत कठिनाई होता था। अब समझिएगा, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे बढ़िया से। कहता है भौतिक राशियों के मापन की मुख्य 3 पद्धतियाँ प्रचलित थी। ठीक है, पहला सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम और तीसरा एमकेएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम को समझिएगा। सी का मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को मापा जाता था। जी का मतलब ग्राम, द्रव्यमान को मापा जाता था। एस का मतलब सेकंड यानी समय को मापा जाता था। ठीक है, अब समझिएगा, सीजीएस सिस्टम में सी का मतलब सेंटीमीटर यानी लंबाई को मापते थे सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को मापते थे ग्राम में, और समय को मापते थे सेकंड में। अब आगे कहता है कि इसे मीट्री पद्धति या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि यह फ्रांस में प्रचलित था। अब ये यहाँ पे 2 बात समझिएगा, मीट्री पद्धति क्यों कहते हैं और यहाँ पे फ्रेंच पद्धति क्यों कहते हैं। देखिए, फ्रेंच पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह फ्रांस में प्रचलित था, तो इसको फ्रेंच पद्धति कहते हैं, पहला बात। दूसरा बात, मीट्री पद्धति क्यों कहते हैं, तो देखिएगा मीट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में मीटर यहाँ पे आप दिख रहा है आपको, इसलिए इसको मीट्री पद्धति कहते हैं। अब देखिए, पहला को और तीसरा को, ये दोनों को मीट्री पद्धति कहते हैं। आप समझिएगा, एफपीएस को अभी रोक दीजिए, आप डायरेक्ट तीसरा में आइए। एमकेएस सिस्टम में लंबाई को मीटर में मापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते थे और समय को सेकंड में मापते थे। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ भी मीटर है, तो इसे भी मीट्री पद्धति कहा जाता है। अब समझिएगा कि ये सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम दोनों क्या है, मीट्री पद्धति है। यह अब देखिएगा तीसरा, एमकेएस में ही हम थे, बीच वाला बाद में बताएंगे, या अभी तुरंत बताते हैं इसके बाद। यह एशिया महादेश में प्रचलित था। ये कहाँ प्रचलित था? एशिया महादेश में प्रचलित था, और इसी से एसआई सिस्टम का उदय हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये एशिया महादेश बड़ा महादेश है और सबसे ज़्यादा यहीं प्रचलित था, तो यहाँ के लोगों को, मतलब जितना बहुत ज़्यादा लोग थे, तो बहुत लोगों को ये पता था, तो इसी को मान्यता मिल गया, एमकेएस को मान्यता मिल गया। एमकेएस में और 6 गो जोड़ दिया गया, सॉरी, एमकेएस में 3 गो था और 4 गो जोड़ दिया गया और इसको 7 गो बना दिया, लेकिन पहले 3 गो ही जोड़ा था। अभी क्लियर करते हैं। 1901 में वैज्ञानिक गियोर्गी ने इसे प्रस्तावित किया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि एमकेएस सिस्टम का उदय कब हुआ था, तो 1901 में हुआ था। 1901 से पहले एमकेएस सिस्टम नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम ये दोनों क्या है, मीट्री पद्धति है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफ का मतलब फुट, यानी लंबाई को फुट में मापा जाता था, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था और समय को सेकंड में मापा जाता था। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, वो समझाना चाह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी को दिक्कत कैसे होता था। जो व्यक्ति फ्रांस में कोई सामान खरीदा और उसे मान लीजिए कि एशिया महादेश में लाके बेचना होता था, तो वो मान लीजिए कि अगर वो ग्राम में खरीदा है
वो चूंकि द्रव्यमान कोई चीज़ ग्राम में खरीदा है, अब उसको लाके यहाँ केजी में बेचेगा तो दिक्कत होगा। फिर उसको, अब देखिए यहाँ पे जैसे लंबाई को सेंटीमीटर में खरीदेगा, लंबाई कोई चीज़ लंबाई, जैसे मान लीजिए कपड़ा खरीदा तो सेंटीमीटर में खरीदेगा। अब मान लीजिए कि उसको ब्रिटेन में बेचना है, उसको कहाँ बेचना है, ब्रिटेन में बेचना है, तो वहाँ तो एफपीएस सिस्टम चलता है। तो अब बताइए वहाँ सेंटीमीटर में खरीदा कपड़ा को और यहाँ फुट में बेचेगा, परेशानी होगा कि नहीं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए एएसआई सिस्टम का उदय हुआ, एएसआई सिस्टम का उदय हुआ। और एएसआई सिस्टम कहाँ से लिया गया है, तो एमकेएस पद्धति से लिया गया है। यानी एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप क्या है, एएसआई सिस्टम है। चलिए आगे देखिएगा, तो हम लोग एएसआई सिस्टम में पढ़ेंगे। एएसआई सिस्टम का पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट है, ठीक है। चलिए, कहता है अलग अलग देशों में अलग अलग मापन पद्धतियां प्रचलित थी, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापारियों को परेशानी होने लगी। इसे दूर करने के लिए 1960 में पेरिस के निकट सेव्रे नामक स्थान पर 11वीं मापतौल सम्मेलन में एएसआई सिस्टम का उदय हुआ। यहाँ उद्भव है, यहाँ उदय कर दीजिएगा, यानी समझिए बात को। अब क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए 1960 में एक मीटिंग बैठाया गया पेरिस के निकट सेव्रे नामक स्थान पर। और ये कैमा मीटिंग था, तो 11वां मापतौल सम्मेलन था, 11वां मीटिंग था। इसमें एएसआई सिस्टम का उदय हुआ। यानी एएसआई सिस्टम का उदय कब हुआ, तो 1960 में। और एमकेएस पद्धति का उदय कब हुआ था, तो 1901 में। यानी 1901 के बाद 1960 में, यानी 59 साल बाद एएसआई सिस्टम का उदय हुआ। आगे देखिएगा, जब एएसआई सिस्टम उत्पन्न हुआ तब मूल मात्रक 6 ही थे, जो हम आपको पहले बताए थे, और 2 पूरक मात्रक थे, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। कहता है परंतु 1971 में बीच में भी हुआ होगा, लेकिन 1971 में 14वीं मापतौल महासम्मेलन में एक और मूल मात्रक मोल को जोड़ा गया, जिसका प्रयोग हम लोग रसायन विज्ञान में ज़्यादातर करते हैं। यानी फिजिक्स में इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत रसायन विज्ञान में है, ठीक है। तो जब एएसआई सिस्टम 1960 में उदय हुआ था, यानी उत्पन्न हुआ था, तो उस समय मात्रकों की पद्धतियाँ कितनी थी, यानी मात्रकों की मूल मात्रक कितने थे, 6 थे। मूल मात्रक कितने थे, 6 थे, और 2 पूरक मात्रक थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 1971 में 14वीं मापतौल महासम्मेलन हुआ, उसमें एक और बढ़ गया। अब ये टोटल कैगो हो गया 7, यानी मूल मात्रकों की संख्या कितना हो गया, 7, और पूरक मात्रक कितना, 2 ही थे। ये पूरक मात्रक का भी आप लोग को समझा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में एएसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक हैं। अब समझिएगा, अब 7 मूल मात्रक को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद पूरक मात्रक को देखिएगा। देखिए, 7 मूल मात्रक, 7 मूल राशियां एवं उनके मात्रक, 7 मूल राशि और उसके 7 मूल मात्रक। देखिएगा, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, और 5वां विद्युत धारा, 6ठा ज्योति तीव्रता, और 7वां पदार्थ की मात्रा, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 7 मूल भौतिक राशि है जो हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं। यही 7 मूल भौतिक राशि है, और इसका 7 मात्रक है, और इसका 7 संकेत है, और इसका विमा है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर है, एएसआई पद्धति हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एएसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। ये 3 को पहले समझिए, पहले 3 ही समझिए। ध्यान दीजिएगा, तो मीटर का संकेत एम होता है, छोटा एम, किलोग्राम का संकेत केजी होता है, छोटा केजी, और समय का सेकंड का जो संकेत है वो एस है। अब देखिएगा, अब बीमा यहाँ लिखने के लिए समझिए, मीटर का बीमा क्या हुआ, लंबाई का बीमा क्या हुआ, तो लंबाई का मतलब एल लेंथ, तो लेंथ में एल है, ये एल यहाँ उठा के लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, और बीमा लिखने के लिए गोले घेर दीजिए, यानी बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए, ये बीमा हो गया। अब देखिएगा, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, मास में एम है, यही एम यहाँ आ गया, और एम को घेर दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, समय यहाँ टाइम में टी है, तो यहाँ पे आ जाइए, टी लिख दीजिए और इसको घेर दीजिए। ये तीनों आपको बीमा क्लियर हो गया।
ठीक है। उसके बाद तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ये 3 को फिर से समझते हैं हम लोग, ये तीनों समझते हैं, उसके बाद आगे फिर एक बचेगा उसको समझ लेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, केल्विन का संकेत K है, एम्पियर का संकेत A है और कैंडेला का संकेत CD है। अब देखिएगा ये कहाँ से आया, तो यहाँ ये तीनों तो ये फर्स्ट से आया था, अब ये जो तीनों है यहाँ से आएगा। देखिएगा यहाँ से केल्विन में K है तो यहाँ पे K लिख के घेर दीजिए, एम्पियर में A है तो यहाँ पे A लिख के घेर दीजिए, यहाँ K लिख के घेर दिए, यहाँ A लिख के घेर दिए। अब देखिए यहाँ पे कैंडेला में C है तो यहाँ C लिख के घेर दीजिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कहता है सातवां पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इसका मात्रक मूल मात्रक मोल होता है और इसका संकेत MOL होता है और इसका बीमा नहीं होता है, ठीक है। और केल्विन को थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो ये चीज सातों मूल मात्रक और सातों मूल राशियां और उसका सातों संकेत और सातों बीमा, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब ये पूरक राशि का बारी है। पूरक राशि सप्लीमेंट्री यूनिट, देखिएगा पूरक राशियां 2 है, समतल कोण, ठोस कोण, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका मात्रक होता है रेडियन और इसका एस्टेरेडियन, ठीक है। और इसका संकेत होता है RAD और इसका SR, यानी समतल कोण का संकेत RAD और ठोस कोण का संकेत SR, ठीक है। या कह सकते हैं आप मात्रक रेडियन और एस्टेरेडियन, ठीक है। समतल कोण तथा ठोस कोण का बीमा नहीं निकलता क्योंकि ये बीमाहीन होता है। अब समझिएगा, नीचे ये बीमाहीन होता है, उसको हम नीचे बढ़िया से एक्सप्लेन किए हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पूरक राशियों का विवरण, पूरक राशियों का विवरण यानी पहले समतल कोण को हम देखेंगे। देखिए ये क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, एक वृत्त है और इस पे हम एक चाप लिए हैं। इस पे क्या लिए हैं, चाप। ये चाप है, इस चाप को L कहेंगे, ये त्रिज्या है तो इसको R कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, थीटा। यहाँ कोण यहाँ बना दिया है, कोई बात नहीं, थीटा। तो हम लोग ये थीटा का एंगल निकालेंगे। यही देखिएगा, यह कोई 2 रेखा या 2 समतल के बीच का कोण होता है, इसलिए इसे द्विविमीय कोण यानी 2D एंगल कहा जाता है। अब समझिएगा, एक समतल है, इस पे एक हम ऐसे पार दिए, एक ऐसे पार दिए, यहाँ से ऐसे घेर दिए, तो यहाँ पे ये कोण बना। ये कोण बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर आप लोग पढ़े हैं L/R, यानी चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। अब बताइए, चाप की लंबाई को आप मापते हैं किस में, यानी लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है। अच्छा, त्रिज्या की लंबाई को किस में मापिएगा, इसको भी मीटर में मापिएगा। तो बताइए मीटर मीटर कटा कि नहीं, तो जब मीटर मीटर कट गया तो बताइए इसका बीमा कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए कि बीमा जबरदस्ती हम लिख ही देते हैं, तो मीटर यानी लेंथ का बीमा जो होता है L होता है और नीचे भी L। अब बताइए इसको घेरिएगा तो आप ये काट दीजिएगा, तो ये इसका बीमा निकला, नहीं निकला, इसलिए इसे बीमाहीन राशि कहा जाता है, ठीक है। समतल कोण बीमाहीन राशि है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे समझाया गया है विस्तृत रूप से, इसको आप समझ लीजिए। वही चीज़ है, यहाँ पे L कट जाएगा तो बीमाहीन हो जाएगा। SI मात्रक यहाँ पे देखिए रेडियन। एक आध सवाल है, आप याद रखिएगा, याद रखिएगा कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 270 डिग्री को, किसको, 270 डिग्री को रेडियन में बदले। भाई जब भी रेडियन में कहेगा बदलने के लिए तो ऊपर लिखेगा पाई और नीचे लिखेगा 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी 3 पाई और बाई 2। देखिए रेडियन हमेशा पाई में लिखिएगा, तो 3 पाई बाई 2। देखिए यहाँ पे 3 पाई बाई 2, ये आंसर है। दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, रेड पेन लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि 2 पाई बाई 5 को रेडियन में बदलिए, सॉरी डिग्री में बदलिए। तो डिग्री तो रेडियन में है, ये है, रेडियन में हमेशा पाई में रहेगा तो रेडियन में रहेगा। डिग्री में बदलना है तो डिग्री ऊपर लिख देंगे 180 डिग्री और बटा नीचे पाई। रेडियन में कहेगा तो पाई बाई 180 से, और डिग्री में कहेगा तो 180 बटा पाई से, यानी डिग्री ऊपर, डिग्री में कहेगा तो डिग्री ऊपर और रेडियन में कहेगा तो रेडियन ऊपर। ये पाई से पाई कट गया, इसको काटिएगा, ये 2 बार में कटेगा, 18 में 36 दूना 72। ये अपना काटने का स्टाइल है। अरे लिखा क्यों नहीं रहा है, अच्छा नीचे था 72 डिग्री। आप यहाँ पे देखिए, ये चीज भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे, अब देखिएगा ठोस एंगल।
ठोस एंगल को हम लोग समझेंगे। कहता है यह शंकु का कोण होता है, इसे त्रिविमीय या 3D एंगल कहा जाता है। अब समझिएगा, जैसे हम लोग आइसक्रीम पॉपकॉर्न खाते हैं उसमें जो कोण होता है वही कोण का बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा एक फिगर में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इसे हम छोटा r से डिनोट करेंगे और यहाँ से यहाँ एक यहाँ पे लंब खींच देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये थीटा और ये थीटा अलग है। ये थीटा की जगह पे हम लोग बीटा कर लेते हैं, थीटा की जगह पे बीटा कर लेते हैं। अब समझिएगा, ठोस कोण का मतलब ये कोण का बात हो रहा है, ये कोण। अब ये ठोस कोण या थीटा बराबर क्या होगा, तो कहता है शंकु का क्षेत्रफल और बटा ये जो त्रिज्या है उसका स्क्वायर। क्षेत्रफल बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे तो हम लोग लिखे हैं बीटा लिख देंगे। अब आर, ये आर रहने दीजिए। अब देखिए हम लोग मात्रक निकालेंगे तो इसमें मात्रक और बीमा निकाल रहे हैं, तो इसमें पाई और बीटा का कोई मतलब नहीं है। अब समझिएगा, आर स्क्वायर ऊपर है, नीचे भी आर स्क्वायर होगा, ऊपर में छोटा आर स्क्वायर और नीचे में बड़ा आर स्क्वायर। अब समझिएगा बात को ध्यान से, ये आर यानी त्रिज्या है, तो इसको भी आप मीटर में मापिएगा। अरे लंबाई है ना जी, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर। और देखिए ये भी तो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो इसको भी आप मीटर में मापिएगा, ये भी मीटर स्क्वायर। अब बताइए अगर इसका बीमा लिखते हैं तो एल स्क्वायर ऊपर और नीचे एल स्क्वायर। अब इसको घेर दीजिए। अब बताइए, तो एल स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बीमा इसका निकला? नहीं निकला। यानी सप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक राशि जो होता है वो क्या होता है, बीमाहीन राशियां होती है। प्लेन एंगल, ठोस एंगल, यानी ये दोनों क्या है, तो बीमाहीन है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए, बीमाहीन लिखा हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र, व्युत्पन्न राशियों का बीमीय सूत्र। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ यहाँ पे व्युत्पन्न राशि हम लिए हैं, उसको निकालने के लिए उसका बीमीय सूत्र, और यहाँ पे 10 गो है, 10 को देख लीजिए। जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। अब बताइए, देखिए बीमा लिखेंगे, मीटर यानी लेंथ, मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ का बीमा लिखेंगे मीटर, यह मीटर है, यहाँ एल लिखेंगे, एल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बीमा हमेशा एम एल टी के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ पे एल सिर्फ है तो एल 2 दे दीजिए, जो नहीं है उसको 0 कर दीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का 0 अगर पावर है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो M0 L2 T0, देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए, देखिए आयतन, क्या आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे, तो मीटर गुना मीटर यानी मीटर क्यूब हो गया। उसी प्रकार एल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी को आप मीटर में मापिएगा, समय को आप सेकंड में मापिएगा। तो देखिएगा, मीटर का बीमा लिखिए, एल होगा, और एस का यानी समय का बीमा लिखिए तो टी होगा। अब बताइए इसको घेरिएगा कि नहीं, बिल्कुल घेरेंगे। अब बताइए इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल और नीचे का चीज़ ऊपर जाता है तो पावर माइनस में होता है, तो -1 हो गया, यहाँ पे -1 है, इसको घेर दीजिए। चाहे तो आप ऐसे लिखे, नहीं तो एम एल टी के रूप में लिखेगा तो M0 करना होगा। आप समझ गए बात को, आप लोग को समझ में आ गया। चलिए, तो इसी प्रकार यहाँ भी है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, आप इसी चीज़ को निकाल लीजिएगा। त्वरण बराबर वेग बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुना आयतन, द्रव्यमान गुना त्वरण, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, आवेग बराबर बल गुना समय, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एस आई प्रीफिक्स है,
यानी उपसर्ग 10 की घातों को व्यक्त करने वाले प्रमुख SI उपसर्ग। आइए देखिएगा, एक बार एक नज़र में आप देख लीजिए, थोड़ा बड़ा है, हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं हल्का, अब समझ में ज़्यादा आएगा। और छोटा कर लें, फिर मोबाइल में दिखेगा नहीं। चलिए ना, यहाँ से इसको यही साइज में रहने देते हैं। यहाँ से पहले देख लेते हैं ऊपर की चीज़, उसके बाद नीचे का चीज़ देखेंगे। देखिए ये बेसिक है, यानी बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट क्या है? तो 10 का पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब समझिएगा, यहीं पे मीटर है और यहीं पे ग्राम है, यहीं पे मीटर और यहीं पे ग्राम है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आप पहले पढ़ने के लिए सीखिए, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, पेटा एक्सा, ठीक है, इसका सैम्बुल है, आप इसको रट लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे बढ़ेंगे? तो 10 का घात में बढ़ेंगे, 10 लिख, देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ के बाद 3 3 बढ़ेगा, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 12, 3 जोड़ेंगे 15, 3 जोड़ेंगे 18। बातों को समझ गए होंगे? एक सेकंड, चलिए ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार हम लोग नीचे वाला देखेंगे। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से जो ऊपर जाएगा, यहाँ से जो ऊपर जाएगा वो पावर प्लस में जाएगा, ठीक है, +1, +2, +3, उसके बाद 3 3 का गैप में। लेकिन जो यहाँ से नीचे आएगा, देखिएगा, यहाँ से जो नीचे आएगा वो क्या होगा? माइनस में आएगा, -1, -2, -3, फिर 3 3 का गैप में होते जाएगा। समझ पा रहे होंगे? तो इसको आप लोग पढ़ेंगे डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो अट्टो, ठीक है, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो, इसका ये संकेत है। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप उसको याद रखिएगा, जैसे 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 का पावर -9। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10 का पावर -6। समझ पा रहे होंगे? ये दोनों क्या है? ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI। ये डायरेक्ट सवाल आता है यहाँ से। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, कहता है प्रमुख व्युत्पन्न भौतिक राशियों तथा उनके व्युत्पन्न SI मात्रक। आप इसको देख लीजिए, जैसे क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, आयतन को हमेशा मीटर क्यूब में लिखते हैं, घनत्व को क्या लिखते हैं? तो किलोग्राम मीटर क्यूब में लिखते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इसका ये मात्रक यानी संकेत है, ये भी संकेत है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब सारा हम लोग आगे सीखेंगे निकालने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो 11 यहाँ वहाँ था, यहाँ से 12 से शुरू हुआ। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ प्रमुख मापक यंत्र तथा उसका अनुप्रयोग, अजीब लिखता है भाषा, यहाँ पे लिखो ना भाई कि प्रमुख मापक यंत्र और उसका उपयोग। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ये नहीं, ये काट दीजिए। ओडोमीटर से वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। ऑक्सेनोमीटर से पौधों की वृद्धि मापा जाता है। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध का सापेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता मापा जाता है। ये VVI है, इसको देख लीजिएगा, ये VVI है, ये भी VVI है, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा ये सब। चलिए, इसी प्रकार गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा की उत्पत्ति जांचे जाते हैं इससे। अल्टीमीटर विद्युत धारा मापने में। एमिमोमीटर वायु गति मापने में। इसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग इसको रट लीजिएगा, ठीक है, और नीचे भी है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा।
कहता है कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों के बीच संबंध। ये संबंध जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। उसी प्रकार 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम होता है। ठीक है। 1 मील बराबर 2882 फीट या 1.609 किलोमीटर होता है। एक अंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -8 सेंटीमीटर या फिर आप कह सकते हैं कि 10 के पावर -10 मीटर। उसी प्रकार यहाँ पे ये तीनों को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम आगे छोड़ देंगे, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने का एक यंत्र है और एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पे पार्सेक कहता है एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर या फिर आप कह सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पार्सेक दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई माना जाता है, यानी दूरी मापना है तो सबसे बड़ा दूरी तो पार्सेक, इससे बड़ा दूरी मापने वाला यंत्र नहीं होता है, यानी पार्सेक। आप इसको यूनिट कहिए ना, यूनिट कहिए। ये क्या है, यूनिट है। ठीक है, पार्सेक। एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर या एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, यानी इससे पृथ्वी और सूर्य के बीच के दूरी को मापा जाता है। उसी प्रकार आगे है, ये सब आगे देख लीजिएगा आप लोग। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, इसको आप याद कर लीजिएगा। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, ये भी याद कर लीजिएगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये और ये इम्पोर्टेंट है। अभी बताए थे 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। देखिए 1 गज बराबर 3 फीट, 1 गज बराबर 3 फीट, 1 चैन बराबर 22 गज, 1 फरलांग बराबर 10 चैन, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर, 1 फैदम बराबर 6 फीट। ये सब आप याद कर लीजिएगा। देखिए 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 बैरल बराबर 159 लीटर, 1 गैलन बराबर 3.8 लीटर, 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम और 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम, यानी 1.6 औंस। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। ये सब आप एक नज़र देख लीजिएगा। देखिए सोचिएगा कि रटे मेट के तो नहीं रटाएगा, बस 3-4-5 बार इसको पढ़िएगा ना तो ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला चैप्टर अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।